पाकिस्तान मित्र राष्ट्र नहीं है, दुश्मन देश है हमारा। घोषित रूप से फॉरेन पॉलिसी में घोषित रूप से दुश्मन देश है। जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तब भी नहीं आए थे। मुझे याद है 2024 का जो बांग्लादेश क्राइसिस था उस पर भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे। प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके सारे देश के महत्वपूर्ण नेता वहां पर सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे और सारे दल के नेताओं ने एक स्वर में सरकार के हर कदम का समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में क्यों नहीं आए, ये सवाल हमारे मन में भी है, ये सवाल आपके मन में भी है, ये सवाल देश के मन में भी है। और खड़गे जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। जनमानस में प्रश्न है कि इतना ही सब कुछ अगर किसी अधिकारी के यहाँ से पकड़ा गया होता, किसी नेता के यहाँ से पकड़ा गया होता या किसी पत्रकार के यहाँ से पकड़ा गया होता, क्या तब भी उसको इस तरीके की कथित रूप से छूट प्राप्त होती कि भाई आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, आप इस्तीफा नहीं दीजिए, या वो अभी तक जेल के अंदर बंद हो चुका होता? हाँ, अगर अभी इस वक्त भारत पाकिस्तान वाली जो एक आपात स्थिति है ये नहीं होती, युद्ध वाली स्थिति नहीं होती, तो इस पर टिप्पणी की जा सकती थी। तो इसका मतलब जब तक भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है तब तक सरकार से कोई भी सवाल ना पूछा जाए किसी भी विषय। भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रॉल्स हैं, निशिकांत दुबे जैसे जो ट्रॉल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दो कौड़ी के, जिसको मैं कहूंगा दलाल हैं इस मेन स्ट्रीम मीडिया में, कोई सिन्हा है, कोई कुछ है, कोई सुशांत है या क्या है, ये सब लोग फिर इन सारे आपके सवालों को या हमारे जवाबों को लेकर के कहीं ना कहीं हमको और आपको दोनों को ही पाकिस्तानी एजेंट साबित कर। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं कुणाल भाई? बढ़िया सर, नमस्ते। हम सभी जानते हैं भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जबरदस्त शौर्य का प्रदर्शन किया है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और कुशलता का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को ये बता दिया कि भारत किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। पुंछ में, कुपवाड़ा में, उरी में, बारामूला में जबरदस्त गोलाबारी हुई है। पुंछ में तो 6 घंटे गोलाबारी होती रही और 4 बच्चों समेत 15 लोग मारे गए। सवाल ये है कि क्या लोगों को नहीं पता था, प्रशासन को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है और उन जगहों को खाली करा लिया? कम से कम कैजुअलिटी कम होती। तो आपको लगता है कि इसमें मतलब सेना ने तो अपना काम किया लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपना काम करना चाहिए था ताकि लोग कम मारे जाते, हताहत कम होते? ये वक्त कमियां निकालने का नहीं है। इस वक्त पे सवाल की जगह पर सहायता करने की आवश्यकता है और सवाल भी पूछे जाएंगे, समय आने दीजिए, उस सवाल को भी पूछा जाएगा। मसला जिसे पाकिस्तान को रिटेलिएशन कैसे किया जाता है ये हम उनको पहले ही बता चुके हैं और मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रिटेलिएशन जो था सन 1971 में था, जब पाकिस्तान के भूभाग के, मतलब इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया था, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान कर दिए थे। तो पाकिस्तान हमारे जवाब को अच्छी तरीके से जानता है। बाकी रही बात उनकी तरफ से गोलाबारी करने की, तो आप बड़ा अंतर समझिए दोनों चीजों में। एक तरफ हम है प्रिसाइस अटैक कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आतंकियों पर, आतंकियों के ठिकानों पर, जहां जहां उनके आका हैं उन पर, और प्रिसीशन अटैक कर रहे हैं। ना हम उनके आर्मी इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक कर रहे हैं, ना हम उनके सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, बौखलाया हुआ पाकिस्तान सिविलियंस के ऊपर गन तान रहा है। तो सिविलियंस के ऊपर मारना तो ये जेनेवा कन्वेंशन का भी उल्लंघन है और सिविलियंस को तो किसी भी सूरत में टारगेट नहीं किया जा सकता। तो इसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और बाकी जो आपने बात कही, जो सवाल उठाए, उन सवालों का भी समय आएगा। आज का समय इस तरीके के सवाल उठाने का शायद नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान मित्र, मतलब मैं आपकी बात से सहमत हूं लेकिन पूरी तरह नहीं। पाकिस्तान मित्र राष्ट्र नहीं है, दुश्मन देश है हमारा। घोषित रूप से फॉरेन पॉलिसी में घोषित रूप से दुश्मन देश है। तो क्या आशा की थी कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा? मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि हम किसी पर सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में कई बार हम किसी और विषय में सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारे नागरिक मरे हैं सिर्फ इस विषय पर कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सहायता करनी चाहिए थी, पहले से खाली करा लेना चाहिए था, सिर्फ इतनी बात।
हमारी सरकार जो भी संभव कदम है वो सब कदम उठा रही है। पाकिस्तान दुश्मन राष्ट्र है, सबको पता है, लेकिन दुश्मन से भी आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, कानूनों की जो हम पालन करते हैं, उनकी उम्मीद रहती है। जेनेवा कन्वेंशन इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अगर हमारी किसी से कितनी भी दुश्मनी है, हमारे जब जवान एक दूसरे के एरिया में चले जाते हैं तो जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, उसमें एक दूसरे को वापस किए जाते हैं। या दूसरे के क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं तो उनकी बॉडीज वापस आती हैं, हम उनकी बॉडीज वापस देते हैं। मसला यहाँ पर यह है कि सरकार की तैयारियां सब हैं। सरकार से सवाल बहुत कुछ किए जा सकते हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन वक्त होता है हर सवाल का। आज की डेट में अगर आप कोई भी सवाल करेंगे तो उस सवाल का जवाब शायद किसी दूसरे रूप में लिया जाएगा। तो ये वक्त इस वक्त सरकार के साथ शाना बशाना खड़े होने का है, सेना के साथ शाना बशाना खड़े होने का है, कमियां निकालने का नहीं है, सहयोग करने का है। बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल कहीं से कोई कमी नहीं निकाल रहा हूँ, ना सरकार पर, ना सेना पर और ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर। बस सिर्फ एक सवाल था। कमियां और सवाल बिल्कुल दो अलग बातें हैं। खैर, सवाल फिर भी है। बिना सवाल के तो कार्यक्रम ही नहीं हो सकता है, कुछ चलेगा ही नहीं। सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, और ये कोई पहली बात नहीं है। जब पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तब भी नहीं आए थे। मुझे याद है 2024 का जो बांग्लादेश क्राइसिस था उस पर भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, स्वयं भाजपा ने ही बुलाई थी, खुद भाजपा ही नहीं बुलाई थी, और उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं आए थे। तो प्राइम मिनिस्टर संकोचवश नहीं आते हैं, बिजी हैं, या कोई और समस्या है? क्या लगता है विपक्ष को, या विपक्ष को कोई फर्क नहीं है इससे? सर्वदलीय बैठक हमेशा सरकार बुलाती है हम्म। और सरकार का काम होता है। सरकार की जो हाईएस्ट अथॉरिटी हैं यानी प्रधानमंत्री, इन जनरली सारी सर्वदलीय बैठक में होते हैं, चूंकि नेता प्रतिपक्ष भी हैं। और आज भी प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके सारे देश के महत्वपूर्ण नेता वहां पर सर्वदलीय बैठक में उपस्थित थे और सारे दल के नेताओं ने एक स्वर में सरकार के हर कदम का समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में क्यों नहीं आए, ये सवाल हमारे मन में भी है, ये सवाल आपके मन में भी है, सवाल देश के मन में भी है, देश भी जानना चाहता है। लेकिन ये वक्त नहीं है, फिर से मैं आपसे बताऊं कि इस सवाल को हम जरूर आपके साथ में उठाएंगे। और ये सवाल जब उठाएंगे तो गंभीरता से उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे, लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत करने के लिए उठाएंगे। लेकिन आज जो भी सर्वदलीय बैठक में बात आई, तमाम बातें हमारे बड़े नेताओं ने कहा कि वो बताने लायक नहीं है अभी सुरक्षा की दृष्टि से। और खड़गे जी ने भी बड़ा स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, सबके मन में प्रश्न। लेकिन ये वक्त प्रश्न उठाने का नहीं, ये वक्त जो है सही सरकार के साथ सहयोग करने का है। और समय आने पर आपके इस प्रश्न को मेरे ख्याल से लोकतंत्र के मंदिर तक में जरूर उठाया जाएगा। बाकी मैं इतना जरूर कहता हूं कि लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ही बराबर की भूमिका में होते हैं। और हर नागरिक का, हर नेता का और हर पदेन व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र के मंदिर को मजबूत रखे, उसकी आधारशिला हमेशा मजबूत रखे। बिल्कुल। अगला सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा पर है। हमारी आपकी बातचीत भी हो गई थी इस पर पहले भी, और इन हाउस पैनल ने उनको दोषी करार दिया है और वो संभवतः इस्तीफा दें। तो पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एफआईआर उन पर नहीं होगी, या हो सकता हो भी। देखिए, बहुत स्पष्ट है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दूंगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सोमोटो लिया, उसके बाद वो क्या नाम वीडियो जारी किए। और उन वीडियोस को जारी करने के बाद मेरे कुछ प्रश्न भी हैं, एक क्या नाम जिसको कहा जाए स्वाभाविक रूप से मन में, कि क्या जस्टिस को या जजेस को एक कोई विशेषाधिकार प्राप्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का कानून नर को, नारी को, कोल को, नल को, नील को, कोल को, भील को, आदिवासी को, पिछड़े को, महिला को, पुरुष को, सबको बराबर का अधिकार देता। तो लेकिन एक आम जनमानस में प्रश्न है कि इतना ही सब कुछ अगर किसी अधिकारी के यहाँ से पकड़ा गया होता, किसी नेता के यहाँ से पकड़ा गया होता, या किसी पत्रकार के यहाँ से पकड़ा गया होता, तो क्या तब भी उसको इस तरीके की
कथित रूप से छूट प्राप्त होती कि भाई आपके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी, आप इस्तीफा नहीं दीजिए, या वो अभी तक जेल के अंदर बंद हो चुका होता, ईडी का सम्मन हो चुका, ईडी की छापा पड़ चुका होता, सीबीआई की रेड पड़ चुकी होती, इनकम टैक्स का नोटिस आ चुका होता, और मेरे ख्याल से पूरे देश में आप जैसे तमाम साथी उस पर बहस कर रहे होते अगर ये घटना किसी नेता के खिलाफ, और विशेष रूप से अगर प्रतिपक्ष के किसी नेता के खिलाफ हुई होती तो। लेकिन अब आश्चर्य है, और हमारा प्रश्न भी है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से, कि भाई जो किसी नेता के या जो किसी आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है, अगर आपने उनको दोषी पाया है तो वो सारी की सारी कार्रवाई जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ होनी चाहिए, और उस कार्रवाई में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, वरना हिंदुस्तान का आम जनमानस या समाज ये समझेगा कि दो नियम हिंदुस्तान में चलते हैं। तो दो नियम तो हिंदुस्तान में नहीं चलते, ये मैं पूरी तरीके से कहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट भी एक पॉजिटिव मैनर में देगा, धनात्मक ऊर्जा के साथ देगा। आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रहा है ट्रांसपेरेंसी के लिए। जैसे आपने देखा कि जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 33 में से 21 जजों की जो संपत्ति के ब्यौरे हैं उनको सामने रख दिया है। तो कोशिश तो कर ही रहा है सुप्रीम कोर्ट, ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी सामने हो, ताकि लोगों के सामने एक मैसेज जा सके कि मतलब ऑनेस्टी सभी के लिए, कानून सभी के लिए, सभी को अपने दस्तावेज दिखाने होंगे, करप्शन से कोई नहीं भाग सकता। देखिए, सूचना का युग है, आप 100 अच्छे काम कीजिए, लोग कहेंगे कि आप कानून सम्मत काम कर रहे हैं, और आपसे चाहे गलती से या आपसे किसी अन्य वजह से एक काम प्रश्नवाचक हो जाएगा तो आपके 100 कामों पर पानी फिर जाएगा। मेरा बड़ा स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने जजेस के जो है संपत्तियां घोषित की, स्वागत, आपने यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की, उसका स्वागत, लेकिन कार्रवाई कानून सम्मत होती हुई तब दिखेगी जब सेम रूल जो है, जो आम आदमी के खिलाफ लागू होते हैं, वो यशवंत वर्मा के खिलाफ होंगे। अगर उनमें से 10 में से 9 रूल लागू होते और एक नहीं लागू हुआ, तो निश्चित तौर पर लोग पूछेंगे, और गंभीर रूप से पूछेंगे, और गंभीर प्रश्न खड़े करेंगे। तो आज आवश्यकता है इस बात की कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी हैं तो उनको उन्हीं प्रावधानों के अंदर सजा मिले जिन प्रावधानों के अंदर आम आदमी को सजा मिलती। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि भारत ने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ। इसको लेकर विपक्ष के पास कोई एप्रीहेंशन है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ, या भारत ने अपने इंटरेस्ट उसमें नहीं संजो पाए हैं, नहीं सेफ कर पाया भारत अपने इंटरेस्ट? अभी इसको पढ़ा जाना बाकी है, मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, मैंने इसको पढ़ा नहीं है। एक बार हम्म। पढ़ लूं तो निश्चित तौर पर मैं इस पर टिप्पणी भी कर पाऊंगा, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है, जिस तरीके से टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया का जो शेयर मार्केट है वो वोलेटाइल है, जिस तरीके से ट्रम्प जो एक तरीके से अपने देश के बाजार को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वजह से जो फ्री ट्रेड का जो एक सपना है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आता दिखाई दे रहा है। और भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है, जिसको कि दुनिया के बाजार की आवश्यकता है, उसको कोशिश की जा रही है सिर्फ उपभोक्ता के रूप में देखने की, या उपभोक्ता के रूप में बाजार बनाने की, या 140 करोड़ लोगों का बाजार दिखाने की। इससे हम असहमत रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि मेरा किसान, मेरे किसान का गेहूं, मेरे किसान का लौकी, मेरे किसान का धान या चावल या कोई भी चीज जो है वो इंग्लैंड में भी बिके, यूएस में भी बिके, और मेरे किसान को किसी भी तरीके की आपत्ति जनक कोई भी उसके ऊपर शर्त ना ला दी जाए, और उसी तरीके से उनका भी अगर कोई चीज यहाँ पर आती है जो हमारे देश के हितों को के विरुद्ध नहीं है, तो उनका भी बाजार हो। तो बाजार दोनों का बराबर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि असामान्य दर हो, कि वो तो हमें बाजार समझें और हम उनको बाजार न समझने के लिए वो मजबूर करें। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, बात बराबर की होनी चाहिए।
बिल्कुल, सरकार ने किया होगा तो ज़रूरी भारत के इंटरेस्ट ध्यान में दिए होंगे। एक और खबर है जिस पर आपकी बात जानना ज़रूरी है कि हमने मतलब भारत ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च किया है राफेल पर और अभी 65,000 करोड़ रुपए के राफेल का हमने सौदा किया है। लेकिन आप देखेंगे कि एक खबर आती है जिसमें ये कहते हैं कि भारत को फ्रांस सोर्स कोड नहीं देगा सोर्स कोड नहीं देगा राफेल का। अब सोर्स कोड नहीं देगा तो वो विमान सिर्फ वही चीजें इस्तेमाल कर पाएगा जो फ्रांस से बंद कराएंगी। उन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। जबकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट में ये सारी बातें रही होंगी तो क्या भाई सरकार ने डिमांड की थी और उन्होंने मना कर दी। सरकार रेफरेंडम तो डिमांड नहीं करेगी, जरूर एग्रीमेंट में रहा होगा, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, तो ये तो सेटबैक है भारत के देखिए, लिए। ये खबर मूल रूप से सोशल मीडिया की है, अभी ऑथेंटिक खबर ना नहीं है। ना और ना, दूसरा, फ्रांस सुनिए ना फ्रांस मेरी की बात। मीडिया की खबर। फ्रेंच मीडिया में, की खबर है, मेरी फ्रेंच मीडिया की मीडिया। खबर है ना, मेरी बात आप समझिए, वो मीडिया की खबर है। हम्म। सुरक्षा की दृष्टि में देश में एक आपातिक स्थिति है इस वक्त, और जहां पर हमारा क्या नाम, जो सेना के एस्टेब्लिशमेंट है, एयरफोर्स है, और एयरफोर्स के जितने भी विमान है उस सब इस्तेमाल होने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की खबर पर जो ऑथेंटिक न हो, उस पर इस वक्त किसी भी प्रकार की टिप्पणी अनुचित होगी। और हमें भरोसा है अपनी सेना पर, हमें भरोसा है अपनी सरकार पर कि ऐसा उन्होंने नहीं किया होगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जब आधिकारिक रूप से पुष्टि होगी इस बात की, तो निश्चित तौर पर इस पर जो है स्पष्ट टिप्पणियां राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से भी आएंगी, जो टेक्निकल टीम है देश की सेनाओं की उनकी तरफ से भी आएंगी, और बाकी सोशल मीडिया और आप जैसे पत्रकार मित्रों की तरफ से भी आएंगे। एक बार ऑथेंटिक जानकारी का की मेरे ख्याल से प्रतीक्षा की जानी चाहिए। हाँ, अगर अभी इस वक्त भारत पाकिस्तान वाली जो एक आपात स्थिति है ये नहीं होती, युद्ध वाली स्थिति नहीं होती, तो इस पर टिप्पणी की जा सकती थी। ठीक है, तो इसका मतलब जब तक भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है तब तक सरकार से कोई भी सवाल ना पूछा जाए किसी भी नहीं, विषय पर। मसला ना ना ना, किसी विषय पर नहीं, लेकिन रक्षा हम्म, संबंधित विषय पर किसी भी सवाल को हम और आप चाहे किसी वजह से पूछेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रॉल्स हैं, निशिकांत दुबे जैसे जो ट्रॉल्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दो दो कौड़ी के, जिसको मैं कहूंगा दलाल हैं इस मेन स्ट्रीम मीडिया में, तमाम, कोई सिन्हा है, कोई कुछ है, कोई सुशांत है या क्या है, ये सब लोग फिर इन सारे आपके सवालों को या हमारे जवाबों को लेकर के कहीं ना कहीं हमको और आपको दोनों को ही पाकिस्तानी एजेंट साबित कर देंगे। ठीक है। ठीक है सुरेश जी, इस बातचीत को यहीं खत्म किया जाए। बातचीत करके अच्छा लगा।